जरा सोचिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसे प्राचीन दुनिया का हार्वर्ड कहा जाता था। अब सोचिए कि वो खंडहर में बदल गई और उसके तबाह होने की कहानी ही एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई। आज हम नालंदा के इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। एक ऐसी जगह जो सदियों तक ज्ञान का केंद्र थी, वो अचानक मलबे के ढेर में कैसे तब्दील हो गई। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश हम आज करेंगे। आज दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो किसका नाम आता है? हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, है ना? अच्छा, तो प्राचीन दुनिया के लिए यही जगह नालंदा की थी। और ये कोई सिर्फ भारत की यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ये तो ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर था जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। अब नालंदा जैसी महान संस्था वो रातों रात तो खड़ी नहीं हो जाती। इसे समझने के लिए हमें उस दौर में चलना होगा जिसने इसे जन्म दिया। एक ऐसा समय था वो जब भारत में ज्ञान और खोज की जैसे एक लहर सी चल रही थी। और उस दौर की प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण है आर्यभट्ट। वो सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, नहीं, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक इन्वेंटर थे और एक क्रांतिकारी विचारक थे। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि वो नालंदा के हेड थे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जगह का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या रहा होगा। स्क्रीन पर जो नंबर है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पाई की वैल्यू है। और कमाल की बात यह है कि आर्यभट्ट ने इसे आज से करीब 1500 साल पहले कैलकुलेट किया था, वो भी बिना किसी कंप्यूटर या मॉडर्न टूल के। मतलब उस समय के हिसाब से ये वाकई अविश्वसनीय है। और उनकी काबिलियत सिर्फ यहीं तक नहीं थी, उन्होंने पृथ्वी की परिधि मतलब अर्थ सर्कम्फ्रेंस को भी कैलकुलेट किया था। और उनका कैलकुलेशन आज की साइंटिफिक वैल्यू के बहुत ही करीब था। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने ये पता लगा लिया था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने में पश्चिम को सदियां लग गई। तो बस यही वो माहौल था जिसमें नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया। तो चलिए अब यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस कमाल की इंटेलेक्चुअल एनर्जी को नालंदा में एक इंस्टीट्यूशन का रूप कैसे दिया गया। देखिए, नालंदा कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये तो सीखने के लिए बना एक पूरा शहर था। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और करीब 2700 टीचर्स एक साथ रहते थे। और यहां एडमिशन मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल होता था कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही पास हो पाते थे। इसकी शोहरत इतनी दूर दूर तक थी कि चीन, कोरिया, फारस जैसे देशों से स्टूडेंट्स यहां आते थे। और नालंदा का दिल थी उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। और ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थीं। सोच कर देखिए, सबसे ऊंची इमारत रत्नोदिधि, वो 9 मंजिला थी। यहां पर लाखों हाथ से लिखी किताबों में सदियों का ज्ञान रखा हुआ था। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार था। और फिर सब कुछ तबाह हो गया। 13वीं सदी के एक फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने जो लिखा है, वो एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करता है। यही वो कहानी है जो हमें सदियों से सुनाई जाती रही है, एक क्रूर हमला जिसने ज्ञान के इस महान केंद्र को राख में बदल दिया। हाँ, तो यही वो कहानी है जो ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन जब हम सबूतों को जरा गौर से देखते हैं तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं जो हमें एक ऐतिहासिक रहस्य की ओर ले जाती हैं। यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हो अगर तबाही की ये कहानी उतनी सीधी सादी हो ही ना जितनी लगती है? क्या हो अगर नालंदा का अंत किसी और ही तरह से हुआ हो? अब देखिए, यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हमें बताया जाता है कि खिलजी ने 1193 के आसपास नालंदा को तबाह कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके करीब 40 साल बाद 1235 में धर्मस्वामी नाम का एक तिब्बती भिक्षु नालंदा पहुंचता है। और जानते हैं वो वहां क्या देखता है? एक 90 साल की टीचर राहुल श्रीभद्र, जो अभी भी 70 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो सवाल यह है कि अगर यूनिवर्सिटी पूरी तरह जलकर राख हो गई थी तो यह कैसे मुमकिन है? यहीं पर इतिहासकारों के बीच की बहस सामने आती है। एक तरफ तो पारंपरिक कहानी है जो मिन्हाज की बातों पर आधारित है, पर मजे की बात यह है कि मिन्हाज ने अपनी लिखावट में कभी नालंदा का नाम लिया ही नहीं। दूसरी तरफ धर्मस्वामी जैसे लोगों के सबूत हैं जो बताते हैं कि हमले के दशकों बाद भी नालंदा में पढ़ाई चल रही थी। कुछ तिब्बती सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि आग लगने की दूसरी घटनाएं भी हुई थीं, जिनमें कुछ हिंदू गुटों का हाथ था। तो शायद ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि एक धीमी गिरावट की कहानी है,
जिसके पीछे शाही मदद का कम होना, राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक झगड़े जैसे कई कारण हो सकते हैं। तो नालंदा के खत्म होने की असली कहानी पर भले ही आज भी बहस चल रही हो, लेकिन उसके दोबारा जन्म लेने की कहानी ये दिखाती है कि ज्ञान को कभी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। सदियों तक गुमनाम रहने के बाद 19वीं सदी में नालंदा की कहानी फिर से जिंदा हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्वेनसांग जैसे पुराने चीनी यात्रियों के लिखे हुए यात्रा वृत्तांतों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किसी पुराने खजाने के नक्शे की तरह, और इन खंडरों को खोज निकाला। 1915 में खुदाई शुरू हुई और धीरे धीरे एक पूरा खोया हुआ शहर दुनिया के सामने आ गया, जिसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर फिर से खोला गया। ये उसी पुरानी ज्ञान की भावना को आज की दुनिया में वापस लाने की एक कोशिश है, और ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ज्ञान को शायद कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान कितना नाजुक हो सकता है। अगर इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी राख में मिल सकती है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के इस डिजिटल दौर में हम कौन सा ज्ञान खोने के खतरे में हैं। शायद बिना ये जाने हुए भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए बहुत मायने